नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी का विमान बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पहुंचा। इसके बाद वो सीधा एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। रास्ते में जगह जगह तकरीबन 38 जगह स्वागत किया गया, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। वाराणसी से तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला वाराणसी दौरा है। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता खासा उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरका गेस्ट हाउस में शनिवार रात विश्राम करेंगे। इसके बाद अगले दिन आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। वाराणसी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये उनका 2 दिवसीय दौरा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद ये इनका पहला दौरा है, जिसको लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिख रहे हैं। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं पीएम मोदी। आपको बता दें कि वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। लोकसभा चुनाव ऐलान के पहले ये उनका पहला दौरा होगा, वाराणसी दौरा। आज वाराणसी से आजमगढ़ भी जाएंगे पीएम मोदी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि काशी दौरे पर हैं पीएम मोदी। ये इनका 2 दिवसीय दौरा है। अपने संसदीय क्षेत्र में पहली बार पहुंचे हैं पीएम मोदी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ विकास चौबे जुड़ गए हैं वाराणसी से। विकास, क्या कुछ कार्यक्रम है पीएम मोदी का आज? बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा, पीएम मोदी के दौरे का दूसरा दिन है, जब वाराणसी में आज वो काशी के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनके साथ संवाद करेंगे और रणनीति तैयार की जाएगी कि लोकसभा के चुनाव में कैसे बेहतर प्रदर्शन कर पाए और पूर्वांचल की जो सीटें हैं जिन पे 19 के चुनाव में कमल नहीं खिल पाया, तब वहां पर क्या बेहतर तैयारियां कर पाए, इस बात पर भी मंथन हो रहा है। और इस समय जब हमारी आपकी बातचीत हो रही है तो बरेका गेस्ट हाउस में पीएम मोदी जो है कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि और पूर्वांचल में क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे जातिगत समीकरण को साध सकते हैं। और पीएम का जो दौरा था 2 दिवसीय का, वो आज उसका दूसरा दिन है। जब कल हमने देखा कि कैसे शाम को 6 बजे जब पीएम मोदी वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे, तो उसके ठीक बाद वहां से उनका 30 किलोमीटर का लंबा रूट तो था। वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए, काल भैरव मंदिर भी गए, वहां पर जाकर उन्होंने दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही साथ फिर वो बरेगा गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर उनका लोगों ने स्वागत किया। 30 किलोमीटर के लंबे रूट में जो तमाम काशी के जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, काशीवासी थे, गुलाब की पंखुड़ियों से, फूल मालाओं से पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे, हर हर मोदी के नारे लगा रहे थे। और एक बार फिर से जो है 400 पार का जो नारा दिया है भाजपा ने अपनी तरफ से, कहीं ना कहीं काशी के जो भाजपा कार्यकर्ता है इस नारे को दोहराते हुए बार बार यही नारा लगा रहे थे। और काशी के जो विकास कार्य हैं, जैसा देखा कि कैसे 22 फरवरी को जो है पीएम मोदी ने 14,000 करोड़ की जो लोक परियोजना जिनका लोकार्पण शिलान्यास किया था, तो ऐसी परियोजनाओं के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे काशीवासी। और कल जो तस्वीरें थी हमने देखा कि कैसे शंखनाद हो रहा था, मंत्रोच्चारण हो रहा था। और पीएम का जो रूट था, जिन जिन रास्तों से वो गुजरे, 30 किलोमीटर का लंबा रूट शो किया, वहां पर काशीवासियों का बड़ा हुजूम था। तमाम हजारों की संख्या में जो लोग थे वो पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे थे, एक बार उनको देखने के लिए लाइव थे। इसके ठीक बाद पीएम जो है काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन पूजन किया। इसके ठीक बाद एक तस्वीर निकलकर सामने सभी को जो है कहीं ना कहीं चौंका दिया। और चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म हो गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी विश्वनाथ मंदिर में त्रिशूल लेकर नजर आए। तो इससे ये भी अब जो है चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि अयोध्या के बाद क्या जो ज्ञानवापी का मामला है, जो काशी मथुरा का कहा जाता है, क्या इसकी बारी अब है, क्या ये एक नया जो इस पे एक स्टेप है वो अब देखने को मिल सकता है। तो ये भी जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन इसी में आज पीएम मोदी का दूसरा दिन है दौरे का काशी का, जब आज काशी में वो भाजपा के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। और इसके ठीक बाद अभी काशी के जो प्रबुद्ध जन है उनके साथ चाय पियेंगे और उसके ठीक बाद वो निकल जाएंगे आजमगढ़ के लिए। जी, तो जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश करेंगे क्या पीएम मोदी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पीएम मोदी जो है तीसरी बार लगातार वाराणसी से वो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, लोकसभा चुनाव वाराणसी से लड़ेंगे। ऐसे में जो विपक्षी पार्टी है उनकी तरफ से भी जो है उम्मीदवार घोषित करने के लिए लगातार जद्दोजहद चल रही है।
चाहे बात की जाए सपा की या फिर कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि बसपा ने तो देखिए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया उन्होंने, तो इनकी जो तीसरा मोर्चा है उसकी खबर जो है कहीं ना कहीं उसका जो एक अनुमान लगाया जाता है उसको खंडन हो चुका है। तो अब देखना होगा प्रत्याशी कौन सा घोषित करते हैं, क्योंकि वाराणसी लोकसभा का जो क्षेत्र है इसमें जो ओबीसी क्लास है, जो अदर बैकवर्ड क्लास है, उसमें जो उनकी आबादी है वो काफी ज्यादा है। तो एक जो लीडिंग वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं ओबीसी का वोट बैंक है वो लेकर आता है। और यही वजह है देखिए, जब गठबंधन का जो प्रत्याशी घोषित होगा निश्चित तौर पर ऐसे कयास लगा जा रहा है कि सुरेंद्र पटेल को घोषित किया जाए या फिर जो अन्य लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा एक प्रभाव रखते हैं तो उनको घोषित किया जाए। तो ये एक अलग मंथन चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पीएम मोदी द्वारा जो जातिगत समीकरण है वो साधने की कोशिश जो है शुरू से ही भाजपा की रही है। और वाराणसी में जो ये फैक्टर है, यानी कि जो विपक्ष जो लगातार फैक्टर घूम रहा है कि कौन से आसाम प्रत्याशी घोषित करें, कौन से जातिगत समीकरणों को साधे, तो वो सब चीजें जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है कि वो सफल हो पाएगी, क्योंकि काशी के जो लोग हैं, काशीवासी हैं, वो लगातार यहाँ पर पीएम मोदी जब भी आते थे एक ऐसा एक जोर देखने को मिलता है जो कि साफ साफ चीजों पर इन चीजों का खंडन करता है और दिखता है कि कहीं ना कहीं जो मोदी के टक्कर में यहाँ पर यानी काशी के जो एरिया यहाँ पर नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, ऐसा यहाँ का लोगों का हजूम दिखता है। यहाँ के लोगों जब भी पीएम मोदी काशी में आते हैं, जो जनता की जो भीड़ है वो इस बात को दिखाती है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बात को लेकर अब तैयारियां कर रहा है कि 2024 के चुनाव में कैसे हम पीएम मोदी को टैकल करें, कैसे उनका तोड़ निकाले। लेकिन इसके इतर देखिए काशी में जो है पोस्टर भी शुरू हो गया, काशी में पोस्टर लग रहे हैं चौराहे पर, हमने देखा कि जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं जहां पर पोस्टरों में लिखा है कि अब की बार 400 पार, साथ ही साथ कई जगह ये भी लिखा हुआ कि पीएम मोदी अब निर्विरोध रहेंगे वाराणसी से। यानी कि ऐसी प्रचार की जा रही है कि पीएम मोदी को जो है इस बार निर्विरोध जिताया जाए, काशी से जो वोटों का अंतर हो वो काफी ज्यादा ऐतिहासिक अंतर हो। तो इसके लिए भी भाजपा पूरी तरह से तैयारी कर रही है। जी विकास, आज वाराणसी के बाद से ये भी प्लान है कि वो आजमगढ़ भी जाएंगे, तो उस पर क्या कुछ खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए पूर्वांचल एक बड़ा वोट बैंक है, पूर्वांचल एक बड़ा सेक्टर है। यूपी का रास्ता कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, और यूपी जो है पूर्वांचल को साधने की जो है बड़ी रणनीति जो है पीएम मोदी द्वारा देखी जा रही है। क्योंकि भाजपा ने जब 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी तो उस मीटिंग में भी इस बात को रखा गया था कि पूर्वांचल में कैसे बेहतर करता है, क्योंकि वाराणसी और बलिया जैसी कुछ सीटों को छोड़ा जाए तो पूर्वांचल की अधिकतर सीटों पर 19 के चुनाव में जो कि प्रचंड मोदी लहर थी उस समय भी कमल नहीं खिल पाया था। न 14 में कमल खिला, न 19 में कमल खिला, यानी कि दोनों समय जो है भाजपा जिन सीटों पर पूर्वांचल की जिन सीटों पर भाजपा नहीं जीत पाई थी उस पर बेहतर कैसे करे, इसको देखते हुए आजमगढ़ का जो दौरा है पीएम मोदी का इस मायने में भी काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजमगढ़ में पीएम मोदी जब जाएंगे तो कई ऐसे परियोजनाएं हैं, कई ऐसी जो जन परियोजना है जिनका लोकार्पण और शिलान्यास पीएम द्वारा होने वाला है। तो ये जो है निश्चित तौर पर जो पूर्वांचल के लोग हैं उनमें उनके आम जनजीवन में नया बदलाव लाने के लिए काफी होंगी। और कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाती है कि भाजपा जो है शुरू से इसको लेकर प्रतिबद्ध है, तैयार है। और पीएम मोदी का जो दौरा है आजमगढ़ में जब पहुंचेंगे तो जो बड़ा वोट बैंक है उसको साधने की जो कोशिश है वो देखी जा रही है। क्योंकि देखिए 19 के चुनाव में जब हमने देखा जो नतीजे आए तो उसमें आजमगढ़ का जो सीट था वो भाजपा नहीं जीत पाई थी। हालांकि वो एक अलग पहलू है कि बाद में दिनेश लाल यादव वहां से चुनाव में जीते और भाजपा का प्रत्याशी वहां से फिर से वापस से जीत गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखना होगा कि आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जैसी जो सीटें हैं जहां पर कमल नहीं खिल पाए तो उनको कैसे साधेंगे। साथ ही साथ जौनपुर पर भी फोकस रहेगा। तो पूर्वांचल को साधना वाराणसी और आजमगढ़ जैसे क्षेत्रों से ये जो है दौरा इस लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी विकास, इसका मतलब ये है कि जातीय समीकरण साधने की कोशिश करेंगे पीएम मोदी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुस्लिमों को साधने की कोशिश की है तो जाहिर सी बात है कि वो लोकसभा चुनाव से पहले इस समीकरण पर काम कर रहे हैं। तो क्या महत्वपूर्ण और भी हो सकता है, क्या कौन से कैंडिडेट उतर सकते हैं वाराणसी से? बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी तो शायद एक कैंडिडेट है, पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में विपक्षी जो दल है वो लगातार इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं कि पीएम मोदी के तोड़ में कौन से प्रत्याशी को वो लॉन्च करे। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि कैसे जो विपक्षी संगठन के जो लोग थे, विपक्षी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो पीएम मोदी और उनमें जो फासला था वो कम से कम 4 लाख वोटों के अंतर से पीएम मोदी चुनाव जीते थे। तो कहीं ना कहीं जो कोशिशें हैं विपक्ष को बहुत ज्यादा ट्राई करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ेगा। क्योंकि वाराणसी जो है भले ही वहाँ यहाँ पर जातिगत समीकरण से कुछ भी कहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो लीडिंग वोट फैक्टर है वो भाजपा का वोट जो है, भाजपा का जो गढ़ है वो वाराणसी बन गया है पिछले 10 साल की बात की जाए तो। जिस तरह से लगातार वाराणसी में ताबड़तोड़ दौरा रैली रहता है भाजपा नेताओं का, चाहे सीएम योगी हो चाहे स्वयं मोदी हो, अपने क्षेत्र में आते हैं और परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हैं। तो ऐसे में जो है वाराणसी जैसे क्षेत्र को जो है भेजना, वाराणसी जो पीएम मोदी का किला है उसको भेजना जो है विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि विपक्ष ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि वो जो प्रत्याशी जो भी लॉन्च करेंगे आपसी सूझ समझ के साथ, आपसी जो है सहमति के साथ वो लॉन्च करेंगे।
करेंगे और कहीं ना कहीं उनका ऐसा दावा है कि इस बार जो है विपक्षी गठबंधन जो है वाराणसी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 60 से ऊपर लोकसभा सीटें जीत जाएगा, ऐसा विपक्षी दावा कर रहे हैं। लेकिन ये तो देखना होगा कि 24 के चुनाव में क्या होता है। लेकिन इससे पहले जो है पूरा जो पोस्टर वॉर है वो भी छिड़ चुका है। काशी में लगातार एक तरफा जो है ये भी कहा जा रहा है कि विपक्षी जो पार्टी है वो अब कमर कसते हैं, तैयारी कर रहे हैं कि मोदी को जो है हम मार दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम और अरुणाचल प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे। उन्होंने वहां 4,500 करोड़ रुपए के रेल और रोड प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री का पिछले 9 दिनों में पश्चिम बंगाल का ये तीसरा दौरा है। वहीं कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय तक पूर्वी भारत के हित को हमने नजरअंदाज किए हैं। उत्तर बंगाल का एक क्षेत्र हमारे उत्तरी पूर्वी राज्यों का द्वार है और वहां से पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के रास्ते भी जाते हैं। पहले किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूछता है। मोदी हर गरीब के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर बना रहा है। लेकिन ये बात उन परिवारवादियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती जो राजनीति में सत्ता पाने के लिए ही आए हैं। इसलिए वो अपने परिवार को सत्ता के शीर्ष पर रखने के लिए साजिशें करते हैं। टीएमसी वालों को भतीजे की चिंता है, कांग्रेस वालों को अपने शाही परिवार के बेटे बेटी को आगे बढ़ाना है, लेप वालों को इन दोनों के साथ तालमेल बनाए रखना है ताकि उसकी भी गाड़ी चलती रहे। इन लोगों को आपके बच्चों की परवाह नहीं है। आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाला अगर कोई है तो मोदी है, बीजेपी है। और सौहार्द से हर आकांक्षा, हर सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तभी तो सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है। ऐसे अनेक मुद्दे थे जिनके हल की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन मोदी ने ऐसे हर मुद्दे को हल किया। हमारे गोरखा भाई बहनों की जो समस्याएं रही है, जो चुनौतियां रही है, उनके प्रति भी बीजेपी हमेशा संवेदनशील रही है। टीएमसी सरकार आपको कदम कदम पर लूट रही है। मोदी मनरेगा की मजदूरी का पैसा दिल्ली से भेजता है, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार ने अपने तोलाबाजों को फायदा पहुंचाने के लिए यहां 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड बना करके लोगों को दे दिए। सीएम योगी ने शनिवार को गोरखपुर के सिकटौर में एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का भूमि पूजन और शिलान्यास किया, जहां सीएम योगी ने कहा कि जीवन में अनुशासन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये अनुशासन आत्मानुशासन से भी पैदा होता है और ये जीवन भर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, मंजिल तक पहुंचने का भी मार्गदर्शन करता है। वास्तव में अनुशासन के बगैर जीवन में कुछ नहीं हो सकता।
और यह अनुशासन जीवन में आत्मानुशासन से पैदा होता है। जो आप ड्रिल करते हैं, जो आपका ये प्रशिक्षण होगा, यह आपको आत्मानुशासन के साथ बांधता है। आत्मानुशासन आपको जीवन भर एक सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक ऐसा मार्ग देगा जो क्रमबद्ध तरीके से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सदैव आपका मार्गदर्शन करेगा। और उस मंजिल को प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए, इसकी एक नई पाठशाला के रूप में एनसीसी एकेडमी हमारे एनसीसी के कैडेट्स को सदैव उनका मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करती रहेगी। और भविष्य में क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी लेने का एक माध्यम होगा ये। वहीं एकता के बारे में, सामाजिक एकता का क्या महत्व हो सकता है, इस सामाजिक एकता के माध्यम से हम राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूती बना करके राष्ट्र की अखंडता के लिए क्या योगदान कर सकते हैं, इसमें भी आपको इस संगठन के माध्यम से एक नया अवसर मिलेगा जानने, सीखने और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी होगा, बॉयज और गर्ल्स का हॉस्टल भी होगा और साथ साथ प्लेग्राउंड भी होगा, शूटिंग रेंज भी होगा और भी अन्य तमाम प्रकार की जो सुविधाएं प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं, उन सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य यहां पर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि गोरखपुर सिटी से एकदम सटा हुआ है, यानी गोरखपुर सिटी अब इससे भी आगे तक बढ़ चुकी है। अपने देश के लिए हम कार्य करें, अपने देश के लिए हम जिएं, हमारा संपूर्ण समर्पण अपने देश के लिए होना चाहिए। और यहीं से ही हमारी अनुशासन का जो भाव आपको यहां से प्राप्त होगा, एकता का जो भाव आपको यहां से प्राप्त होगा, उसको हमें राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान के साथ, इसी कार्यक्रम के साथ जोड़ना है। आज आप देखते होंगे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज आप देखते होंगे कि देश की रक्षा की आवश्यकताओं की आपूर्ति, जिसके लिए हमें पहले विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज स्वयं भारत के अंदर उसकी रक्षा की उत्पादन क्षमता को, उन इकाइयों की क्षमता को बढ़ा करके नई यूनिट बना करके डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से ऐसी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। देश के अंदर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और आज दुनिया भारत की हार्ड पावर की भी और सॉफ्ट पावर की भी ताकत को महसूस कर रहा है। एक नया भारत है, तो नए भारत के अनुरूप हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।